नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक का वीडियो नंबर 5 और हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। लेकिन इम्प्लांटेशन समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मोरूला क्या होता है। और ये जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो नंबर 4 फर्टिलाइजेशन देखना पड़ेगा। इसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो वीडियो देखने के बाद इम्प्लांटेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल वाला जो मोरूला बना है वो इम्प्लांटेशन के लिए चौथे दिन में यूट्रस में आएगा, वुमेन की बच्चेदानी में आएगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो छठे दिन तक इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देता है और 10वें दिन तक ये इम्प्लांटेशन खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा इस दिन के बारे में थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ओव्यूलेशन हुआ था 14वें दिन और इसके बाद 2 दिन के अंदर हुआ था फर्टिलाइजेशन और मोरूला का निर्माण हुआ था। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली चौथे दिन यानी कि 18वें दिन, जो 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, इसके 4 दिन बाद यानी कि 18वें दिन ये जो मोरूला है वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के अंदर आता है। तो छठे दिन यानी कि 20वें दिन ये इम्प्लांटेशन यानी कि जो मदर की जो दीवार है यूट्रस की, इसके अंदर 20वें दिन इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट करता है और 24वें दिन ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट और हार्मोनल बैलेंस रहा तो वहाँ पे आगे बच्चे का फीटस का निर्माण होगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की जो मंथली साइकिल आती है उसके द्वारा ये फीटस ब्लीडिंग के तौर पर बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ यही बात करेंगे कि वहां पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो ये चौथे दिन जो मोरूला था, ग्रुप ऑफ सेल था, वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में आता है। तो वहां पे अब ये जो जोना पेल्लुसिडा जो लेयर थी, जो लेयर ये मोरूला को कवर कर रही थी, वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी और मोरूला के जो ग्रुप ऑफ सेल थे वो सेल मल्टीप्लाइज होंगे, उनके नंबर में बढ़ोतरी होगी और फिर बाद में ये मोरूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? मोरूला से थोड़े ज्यादा सेल बनाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक है ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा है एम्ब्रियोब्लास्ट। जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो सेल की बढ़ोतरी, सेल की मल्टीप्लाइज के बाद फीटस का यानी कि बच्चे का निर्माण करते हैं, और ये जो ट्रोपोब्लास्ट है वो एमनियोटिक कैविटी का निर्माण करते हैं। ट्रोपोब्लास्ट जो है वो शुरू में सिंगल लेयर और कवरिंग वाले सेल होते हैं, पर बाद में यही जो सेल होते हैं वो डबल लेयर मल्टीप्लाइज हो जाते हैं। अब देखते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। तो यूट्रस के अंदर 3 प्रकार की लेयर होती है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, इसके बाहर वाली मायोमेट्रियम और सबसे जो आउटर लेयर होती है वो है पेरीमेट्रियम। तो ये जो इम्प्लांटेशन जो होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है। तो छठे दिन ये जो ट्रोपोब्लास्ट यानी कि ग्रुप ऑफ सेल है वो अब इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? एंडोमेट्रियम पे। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाएगा ताकि मैक्सिमम लेवल पे उसको इम्प्लांटेशन किया जा सके। तो इसके बाद, और ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो सिक्रीटरी फेज में होता है। सिक्रीटरी फेज यानी कि मैक्सिमम जो वुमेन के हार्मोन्स होता है वो सिक्रीट करने का ट्राई करेगा और वहां पे मैक्सिमम लेवल पे इम्प्लांटेशन हो सके। अब ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो ब्लास्टोसिस्ट यानी ग्रुप ऑफ सेल को कवर करने की कोशिश करती है ताकि वहां पे ये ग्रुप ऑफ सेल होल्ड रहे और वहां पे इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। इसके बाद क्या होता है? छठे दिन ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ और 10वें दिन तक ये इम्प्लांटेशन खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। क्यों इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे किसी फीटस का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल का इम्प्लांटेशन हुआ है और आगे जाके ये फीटस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो सेल बने हैं, सेल का इम्प्लांटेशन हुआ है, इसलिए उनको इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोला जाता है। हमने देखा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ग्रुप ऑफ सेल है, उसके पास 2 तरह के सेल हैं। सबसे बाहर के होते हैं ट्रोपोब्लास्ट और अंदर के होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। और ये जो ट्रोपोब्लास्ट बाहर के होते हैं वो इम्प्लांटेशन खत्म होने तक 10 या 12वें दिन तक इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन के पास मैक्सिमम 26th डे तक ये इम्प्लांटेशन खत्म हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन खत्म होने तक ये जो ट्रोपोब्लास्ट है
वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं और डबल लेयर में हो जाते हैं बाहर के सेल, और फिर आगे उन सेल को बोला जाता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। और यही सिंसियोट्रोपोब्लास्ट होते हैं जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्लाई का निर्माण करते हैं। इन विल्लाई का यही कार्य है कि ये मदर का जो यूट्रस है उसके अंदर तक जाते हैं और मदर के यूट्रस के जो ब्लड सप्लाई होते हैं उसके साथ ये मीट करते हैं, यानी कि इसके साथ जुड़ जाते हैं। अब ये जो सेल हैं वो मदर का ब्लड लेकर एम्ब्रियोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट का अंदर का जो सेल था एम्ब्रियोब्लास्ट, उसको ये ब्लड सप्लाई देगा और वो जो सेल थे एम्ब्रियोब्लास्ट वो मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टीपल होते जाएंगे। इनको बोला जाता है साइटोट्रोपोब्लास्ट। और यही बाद में ये ब्लड सप्लाई लेकर ये एम्ब्रियोब्लास्ट हैं वो फीटस का, बच्चे का निर्माण करेंगे। तो हमने देख लिया कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो बाद में संख्या में बढ़ोतरी करके उन सेल को बोला जाता है साइटोट्रोपोब्लास्ट, और बाहर के जो ट्रोपोब्लास्ट है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड और जब संख्या में बढ़ोतरी होके उनको बोला जाता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो ब्लड सप्लाई विल्लाई का निर्माण करते हैं और साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो आगे जाके फीटस का निर्माण करते हैं। हमने देखा सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट ये दो तरह के सेल बने हैं। अब इन दोनों तरह के सेल को थोड़ा डिवाइड यानी कि थोड़ा अलग अलग देखते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, जिसने क्या किया था, विल्लाई बना के मदर का ब्लड का सक करने के लिए अंदर की ओर गए थे। इनको बोला जाता है विल्लाई और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ये जो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है और जो विल्लाई है वो 14वें दिन यानी कि ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ, इसके 14 दिन बाद यानी कि 28 दिन तक प्राइमरी विल्लाई बना देता है। प्राइमरी विल्लाई का मतलब होता है कि मदर की जो आर्टरी और वेइन होते हैं इसके साथ अब अटैच हो चुका है। धीरे धीरे 2-3 दिन बाद यानी कि 30-31 दिन के अंदर सेकेंडरी विल्लाई का निर्माण होता है। सेकेंडरी विल्लाई यानी कि और उसकी ब्लड सप्लाई और बढ़ेगा, उसकी आर्टरी और वेन्स जो होती है वो और लेंथ में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 35-36 दिन के अंदर अंदर ये टर्सरी विल्लाई का निर्माण कर देते हैं और एक आर्टरी और वेन का एक ग्रुप बना देते हैं और आर्टरी वेन का एक गुच्छा बनाते हैं जिसको बोला जाता है डिस्कोइड प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को हिंदी में बोला जाता है नाल या गर्भनाल। तो यही जो नाल या गर्भनाल जो डिस्कोइड प्लेसेंटा होता है वो आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट होगा और यही बच्चा जो फीटस होता है उसको ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो एम्ब्रियोब्लास्ट के आगे के सेल थे। एम्ब्रियोब्लास्ट ने मल्टी न्यूक्लिएटेड और बढ़ोतरी हो गई सेल में, इसके बाद उसका नाम क्या हो गया, साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो फीटस का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट के बारे में। अब हम देखते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो इनर सेल हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो मदर की जो यूट्रस है उसके एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया है इसका। ये इम्प्लांटेशन कहाँ तक होता है, तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम, इसके अंदर की होती है मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का जो जंक्शन होता है जिसको बोला जाता है एंडोमायोमेट्रियम जंक्शन, तो ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट हैं वो ये इस जंक्शन तक इम्प्लांटेशन रहते हैं। तो ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट होते हैं इसके पास भी अपने खुद के 3 प्रकार के सेल होते हैं। सबसे बाहर के होते हैं वो एक्टोडर्म, बीच वाले होते हैं मेसोडर्म और सबसे अंदर वाले होते हैं एंडोडर्म। इन तीनों सेल का भी अपना अपना काम होता है। ये जो 3 प्रकार के सेल हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों का अपना अपना काम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टोडर्म सेल। एक्टोडर्म ये जो सेल होते हैं वो स्किन का निर्माण करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने का काम करते हैं फीटस के अंदर, और तीसरा इसका काम है फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ का जो फ्लोर होता है वगैरह के निर्माण, जो बाहर की सतह का जो निर्माण है वो सारा कार्य ये एक्टोडर्म करते हैं। जो मेसोडर्म, जो बीच वाले सेल होते हैं वो कार्डियक सिस्टम, स्प्लीन, बोन, कार्टिलेज, मसल उसका निर्माण करते हैं। और इसके बाद जो एंडोडर्म जो सेल हैं वो स्टमक, गोल ब्लैडर, फिर जीआईटी के ऑर्गन्स होते हैं, इसके बाद लंग्स होते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, अपना अपना कार्य करेंगे, अपने अपने कार्य के हिसाब से बच्चे का पूरा निर्माण करेंगे। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ एक वर्ड आता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ किसको बोला जाता है, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, इसके बाद के
4 से लेके 8 जो वीक होते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद के जो 2 महीने होते हैं और लास्ट ब्लीडिंग हुआ था उसके 2 से सवा महीने तक की जो ये एम्ब्रियो निर्माण और बच्चे के निर्माण का जो लाइफ होती है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ। क्यों एम्ब्रियोनिक लाइफ बोला जाता है? तो 2.25 महीने तक सिर्फ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वहां पे बच्चे जैसी कोई शेप वगैरह कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए 2 से सवा दो महीने तक की जो लाइफ होती है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ। और इसके बाद 6th वीक होता है, ओव्यूलेशन के बाद का जो 6th वीक यानी कि 1.5 से 2.25 महीने के अंदर कार्डियक हार्ट साउंड यानी कि बच्चे का जो हृदय का जो साउंड होता है, हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होती है, उसका आवाज सोनोग्राफी के अंदर आने लग जाता है। तो दोस्तों अब हमने हमारे जो इम्प्लांटेशन की बात थी, मोरूला बना फर्टिलाइजेशन के बाद, इसके बाद वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में आया, इम्प्लांटेशन कैसे हुआ ये सब हमने देख लिया, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होगा। डिस्कॉइड प्लेसेंटा तक तो हमने देख लिया, लेकिन ये डिस्कॉइड प्लेसेंटा आगे जाकर प्लेसेंटा में कन्वर्ट कैसे होगा, तो ये प्लेसेंटा के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल स्टूडेंट को इसकी हेल्प मिल सके।